राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास। कल शाम को मोदी जी ने देश के सभी राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग ली टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जूम मीटिंग जिसको बोलते हैं। उसके डिटेल्स शाम को ही आ गए थे, कल रात को ही आ गए थे। और जैसा कि मैं हमेशा से कह रहा हूं कि मोदी सरकार लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे मोदी सरकार ने काम शुरू कर रखा है। और कल मोदी जी ने जो कहा कि अभी फिलहाल डीजल, पेट्रोल और गैस की कोई किल्लत नहीं है, भारत सरकार आपूर्ति कर रही है। राज्य सरकारों को ये ध्यान देना चाहिए कि कोई कालाबाजारी ना हो, कोई कैओस ना हो, अफवाहें ना फैलें, लोग पैनिक बाइंग ना करें। अभी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ पैनिक बाइंग की वजह से आ रही है। आपने ध्यान दिया होगा, वहां गुजरात में भी कुछ लोगों ने अचानक पेट्रोल पंपों पर लाइन लगा दी थी। उसी तरह शुरू में जो गैस के लिए भी लोग पैनिक बाइंग कर रहे थे। तो मोदी जी ने कहा कि अगर पैनिक बाइंग आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैनिक बाइंग करेंगे तो फिर तो लाइनें लंबी लंबी दिखाई देंगी। खैर साहब, इसके अलावा मोदी जी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है कि कालाबाजारी रोकिए, जो होर्डिंग कर रहे हैं, जो प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं, मौके का फायदा उठा के अनावश्यक महंगाई जिन्होंने बढ़ा रखी है, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, गैस की चोरी की खबरें आ रही हैं, अफवाहें बहुत फैल रही हैं कि मोदी जी ने 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। पहले 14, जो हमारा जो अभी घरेलू सिलेंडर है उसमें 14 पॉइंट समथिंग गैस आती है, 14.5 किलो के आसपास। तो मोदी जी ने उसको 10 किलो का कर दिया। ये एक कोरी अफवाह है। तो इस प्रकार की अफवाहें लोग न फैलाएं, ब्लैक में सिलेंडर्स न बेचें, अनावश्यक महंगा न बेचें। ये सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। उसके अलावा मोदी जी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि हमें एनर्जी में सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले बात की कि बायोफ्यूल्स। मैं हमेशा से एथेनॉल की बात करता आया हूं। आपने ध्यान दिया होगा कि आज से कुछ महीने पहले अचानक सोशल मीडिया पे एथेनॉल के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त माहौल बनाया गया। इससे गाड़ी के इंजन खराब हो जाते हैं, गाड़ी की परफॉर्मेंस घट जाती है, माइलेज कम देती है, 6% का लॉस हो रहा है, मोदी हमें मिलावटी तेल बेच रहा है। मैंने तब भी कहा था कि भैया, ये एनर्जी में, फ्यूल में आत्मनिर्भर होने की दिशा में उठाया गया बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसकी आलोचना ये जो फॉसिल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल लॉबी है ना पूरी दुनिया में, यही लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। ये पेड अभियान था कि लोगों के मन में एथेनॉल के खिलाफ गलतफहमियां पैदा की जाएं, असंतोष पैदा किया जाए, और ये मिलावटी तेल जैसी हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी, मोदी हमें जानबूझ के हमें मिलावटी तेल बेच के हमारा फाइनेंशियल लॉस करा रहा है, ये उस लॉबी का काम था। और इसमें मैंने देखा अच्छे अच्छे पत्रकार, यूट्यूबर्स, राष्ट्रवादी पत्रकार भी इस झांसे में आ गए। मैंने सोशल मीडिया फॉलो किया तो मैंने देखा कि बड़े कट्टर राष्ट्रवादी लोग भी इस झांसे में आके मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे। जबकि मैं तो ऐसे एक दो लोगों को जानता हूं जो एथेनॉल प्रोडक्शन में लगे हैं, उनके खुद के अपने एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। इसी तरह राजस्थान के एक एथेनॉल प्लांट जो बन रहा था,
उसको इस किसान लॉबी ने फर्जी, देशद्रोही किसान लॉबी जो है, असली किसान तो बेचारा खेतों में अपना मेहनत करता है, ये जो किसानों के नाम पे जो ये ब्लैकमेलर्स के संगठन बने हुए हैं, गुंडों के, इन्होंने राजस्थान का एक एथेनॉल प्लांट बंद करा दिया। तब भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, मैंने कहा था ये बहुत आत्मघाती कदम है। क्यों? क्योंकि एथेनॉल हमारी एनर्जी सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भाई मोदी सरकार ने कहा कि 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग होनी चाहिए, और ये टारगेट हमने समय से पहले अचीव कर लिया। इसका मतलब तुरंत उस टारगेट को 20% से बढ़ा के 30% पे करना चाहिए था। पर फिर ये एथेनॉल के अगेंस्ट एक लॉबी सक्रिय हो गई। उधर बहुत सारे एथेनॉल प्लांट्स में ये खबरें आने लग गई, बहुत सारे एथेनॉल प्लांट्स के मालिकों की खबरें प्लांट कराई जाने लगी कि जी हम तो फंस गए एथेनॉल प्लांट लगा के, हमारा तो एथेनॉल खरीद नहीं रही सरकार, जबकि वो फर्जी बात थी। उस एक विशेष एथेनॉल प्लांट के साथ कोई सरकार के साथ जो तेल खरीद समझौता हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ थी। खैर मैंने तब भी कहा था कि ये एथेनॉल बना के उससे गाड़ियां चलाना, इससे हम ब्लैकमेल होने से भविष्य में बच जाएंगे, और मात्र 2 महीने के अंदर वो भविष्यवाणी जो थी हमारी सच हो गई। आज की तारीख में आप ये सोचिए ना कि 20% एथेनॉल हम अपना बना रहे हैं, ये अगर 30%, 40%, 50% बनने लग जाए तो इस दिशा में मोदी जी ने कहा कि बायोफ्यूल्स को प्रमोट कीजिए, राज्यों को बोला है कल। पंजाब में, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 4 स्टेट्स में जबरदस्त एथेनॉल बनाने की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो यहां बहुत आज से उपलब्ध है। रॉ मटेरियल क्या होता है कि जिस चीज में भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, उससे एथेनॉल ज्यादा बनेगा। जैसे सबसे पहले तो मक्की, चावल की कनी या गन्ना, गन्ने का रस जिससे शुगर बनती है उसी से एथेनॉल बनता है। इसलिए आज यूपी और महाराष्ट्र में एथेनॉल प्रोडक्शन इतना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यूपी में ऑलरेडी शुगर मिल्स बहुत ज्यादा थी। तो पंजाब के बहुत सारे उद्योगपतियों ने एथेनॉल प्लांट लगाने की कोशिश की, परंतु भगवंत मान सरकार की लाल फीताशाही ने उनको वो लगने ही नहीं दिया, और अंत में वो थक हार के यूपी और बिहार और एमपी जाके एथेनॉल प्लांट्स लगा रहे हैं। खैर एथेनॉल के खिलाफ ये लॉबी जो थी सक्रिय थी, वो अभी भी है, परंतु इस युद्ध ने सबकी पोल खोल दी है। तो आज मोदी जी ने फिर कहा कि भैया बायोफ्यूल पे ध्यान दीजिए, एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाइए अपने अपने राज्य में। अच्छा, एथेनॉल प्लांट कोई रातों रात तो लगने वाली चीज है नहीं, वो तो आज अगर आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 साल बाद जाके वो प्लांट जो है फंक्शनल होगा। तो मोदी जी आखिर कल जो उन्होंने, अच्छा उसके बाद उन्होंने गोबर धन की बात की। ये सुनने में तो गोबर लग रहा है, पर वो जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, नॉट ओनली गोबर, पर जो हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट में सबसे ज्यादा, जब हम कोई फसल उगाते हैं तो जो उसका वेस्ट, जैसे पराली एक एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसी तरह मक्की, बाजरा इत्यादि का जो पेड़, जब आपने बाजरा तोड़ लिया, मक्की तोड़ ली, तो उसका जो झाड़ खड़ा रहता है वो एक एग्रीकल्चरल वेस्ट है। उससे बायोगैस बनाना, उसको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करना, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करना, उसमें नई इनोवेशन करना, तो वो गोवर्धन एक स्कीम निकाली है मोदी जी ने, कई राज्यों पे उस पर काम हो रहा है। तो मोदी जी ने कहा कि गोवर्धन पे, इसके पर इसमें एक छुपा हुआ इशारा भी है। अब मोदी जी अपने मुंह से तो ये कह नहीं सकते
कि भैया एलपीजी की कमी है तो चूल्हे जलाओ, पर बहुत सारी बातें हिंदुस्तान को सिखाने समझाने की जरूरत नहीं होती। हिंदुस्तान बहुत चालाक देश है। हिंदुस्तान के लोग वो वास्तविकता पे, धरातल पे जीने वाले लोग हैं। ये जो शहरी बाबूजी लोग हैं ना, जो जोमेटो स्विगी से खाना मंगा के खाते हैं, और बहुत सारे हमारे नई पीढ़ी के बच्चे तो ये सोचते हैं कि उनसे पूछो कि खाना कहाँ मिलता है, बोला जोमेटो स्विगी पे मिलता है। उनको ये नहीं पता कि खाना असल में किसान उगाता है। जी हाँ, हमारे बहुत सारे जेनजी वाले युवा तो यही समझते हैं कि खाना में जोमेटो स्विगी। तो ये जोमेटो स्विगी की जो औलादे हैं ना, इनको बेशक कुछ सिखाना पड़ जाए, पर गांव का जो बच्चा है ना, गांव के जो लोग हैं वो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। उनको मोदी जी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि अगर फ्यूल क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है तो क्या करना है। उन्होंने पहले ही अपने घरों में चूल्हे जलाने का इंतजाम कर लिया, एंड दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर एलपीजी क्राइसिस। तो मोदी जी ने इनफैक्ट भविष्य की तैयारी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि मोदी जी को लग रहा है कि ये युद्ध इतनी जल्दी, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। आज ही चर्चाएं चल रही हैं कि अमेरिका सिर्फ दे आर ट्राइंग टू बाई टाइम और ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। ग्राउंड इन्वेजन मतलब जब तक सैनिक जमीन पर उतर के ईरान पे कब्जा नहीं करेंगे और ईरान पे अपनी मनमाफिक, अपनी मनपसंद की सरकार जो उनके कहने पे चले या उनके हिसाब से चले, जब तक ईरान में ऐसी गवर्नमेंट नहीं आ जाएगी तब तक इस युद्ध को रोकने या खत्म करने का कोई मतलब ही नहीं है। और न गल्फ के सारे कंट्रीज और इजराइल ये चाहता है कि नहीं नहीं, ये आधा अधूरा युद्ध छोड़ने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर रिजीम चेंज नहीं हुआ और ईरान में ऐसी सरकार नहीं आई तो फिर आज नहीं तो 10 साल बाद फिर यही ईरान हमें फिर परेशान करेगा। इसलिए इसी लगे, जब एक बार युद्ध शुरू हुआ है तो इसी लगे ईरान का हमेशा के लिए इलाज कर दो। तो भैया ईरान का इलाज तो जब तक ग्राउंड इन्वेजन नहीं होगा, जमीन पे उतर के अमेरिकी फौजें जब तक ईरान की पे कब्जा करके ईरान की अपना कठपुतली पीएम नहीं बना लेंगे, तब तक ये युद्ध ऐसे ही चलना है। तो इसका मतलब युद्ध होगा एस्केलेट। अब आने वाले समय में एस्केलेट नहीं भी होगा तो तुरंत बहुत जल्दी नहीं खत्म होने जा रहा है। कल रात की घटना बता रहे हैं कि 2 चाइनीज शिप्स भी जो कि हॉर्मुज से निकलने का प्रयास कर रहे थे, वो मुड़ के वापस चले गए। उन्होंने हॉर्मुज की खाड़ी को क्रॉस नहीं किया। एक और, हालांकि पता नहीं, युद्ध के समय अफवाहें बहुत चलती हैं, इसलिए एक तो कोई भी सूचना है तो उसको रीचेक कीजिए। तो एक और अफवाह थी कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन शिप्स के ऊपर अपना झंडा लगा के उसको उनको क्रॉस करा रहा था, तो एक शिप को कल ईरान ने ठोक दिया। ऐसी अफवाहें हैं, अब उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये पता नहीं है। और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि वो जो वीडियो चल रही है वो एआई क्रिएटेड है। कहने का यह मतलब है कि हॉर्मुज की खाड़ी अभी तक पूरी नहीं खुली है, न खुलने की संभावना है। और विश्व में एनर्जी क्राइसिस, अच्छा एनर्जी क्राइसिस सिर्फ हॉर्मुज की खाड़ी के कारण नहीं है। जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स थे, जहां से जो तेल निकाला जा रहा है, यहाँ जहां से गैस निकाली जा रही है, गैस जहां बनती है, उन प्लांट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं ये। तो इससे प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ है। और जिस तरीके से क्रूड महंगा हो रहा है, अगर इसी तरह क्रूड महंगा होते होते $150-200 पहुंच गया तो पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस होगी। तो मोदी जी उस परिस्थिति में आज से 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद एनर्जी क्राइसिस जब होगा तो उसकी तैयारी मोदी सरकार ने शुरू कर दी है कि हम इस परिस्थिति से देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएंगे।
तो उसकी तैयारी मोदी जी ने शुरू कर दी है। और ये जो कल जो सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, उससे पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई थी जिसमें ममता बनर्जी नहीं आई थी। हालांकि मैंने पता लगाने की कल रात को कोशिश की कि इस मीटिंग में ममता बनर्जी शामिल हुई थी कि नहीं होती, क्योंकि ममता बनर्जी तो हर चीज में सिर्फ उसको चुनाव दिखता है ना, तो पता नहीं चुनाव में उसको क्या फायदा नुकसान होने जा रहा है, वो इसका आकलन कर रही होगी। तो पर बाकी लगभग सारे देश के सभी मुख्यमंत्री एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं इस मीटिंग में कल शामिल हुए थे। इसलिए मेरी सभी दर्शकों से निवेदन है कि ये हम मानते हुए कि देश में एनर्जी क्राइसिस अभी बेशक कमी नहीं है, परंतु भविष्य में आ सकता है, अपनी भविष्य की तैयारी शुरू कर दीजिए। शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक चूल्हा, ओवन, इंडक्शन प्लस अपना देसी लकड़ी का चूल्हा, गोबर उपले वाला चूल्हे पे शिफ्ट होइए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे शिफ्ट होइए, सोलर एनर्जी पे शिफ्ट होइए, अपनी छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगवाइए। क्योंकि कल को यदि सारा देश इंडक्शन और एयर फ्रायर्स और ओवन्स यूज करने लग जाएगा तो बिजली की खपत भी तो बढ़ेगी ना, तो बिजली का बिल भी तो आपका बढ़ेगा। 2000 वाट के होते हैं सारे अप्लायंसेस, तो आपका बिजली की खपत, बिजली का बिल ना बढ़े उसके लिए जरूरी है कि आपके छत पे सोलर पैनल्स लगे हों। हालांकि वो सरकार के सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है, उसमें भी बड़ी सारी दिक्कतें आती, तो बहुत दिक्कतें इन द सेंस कि सरकार की पॉलिसीज के कारण। तो सरकारें इस दिशा में निश्चित रूप से पॉजिटिव कदम उठाएंगी, पर जनता को भी उठाने होंगे। हमें जागरूक होना होगा। इस संकट का मुकाबला भारत को एकजुट होकर करना होगा। जैसा कि मोदी जी ने कल की बैठक में भी कहा कि जैसे हमने कोविड का मुकाबला किया वैसे ही हमें इस संकट का मुकाबला भी करना होगा। अभी अच्छा, ममता बनर्जी जैसे लोगों ने, अखिलेश यादव जैसे लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू की। अखिलेश यादव तो चाहते हैं कि गैस और पेट्रोल की किल्लत हो तो सड़कों पे लोग उतर के आके तोड़फोड़, प्रदर्शन, आगजनी करे। अखिलेश यादव जैसे लोग ये चाहते हैं। ममता बनर्जी जैसे लोगों ने तो जबरदस्ती लॉकडाउन की अफवाह फैलानी शुरू की। कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है, परंतु वर्क फ्रॉम होम जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं। डीजल तेल बचाने के लिए सरकार राशनिंग कर सकती है, सरकार को राशनिंग कर देनी चाहिए। इसलिए आप लोग जो ये एसयूवीज में जो घूमने वाले लोग हैं ना अनावश्यक, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास 650 सीसी बुलेट है, वो देती है 25 की एवरेज। मैंने कहा कि नहीं, हम उसको बिल्कुल नहीं चलाएंगे। जब तक ये एनर्जी क्राइसिस खत्म नहीं होगा मैं अपनी 650 सीसी की बुलेट नहीं चलाऊंगा। भैया हम प्लेटिना चला लेंगे, हम स्प्लेंडर और पैशन चला लेंगे, वो 60, 70, 80 की एवरेज देती हैं। तो इतनी समझदारी तो हमें खुद करनी पड़ेगी। एलपीजी की कमी है, हमने बिल्कुल बहुत ही कंट्रोल्ड कंजम्पशन शुरू कर दिया एलपीजी का। जहां पॉसिबल है मेरे गांव में चूल्हा जलना शुरू हो गया। उन्होंने बोल दिया कि आप ये भूल जाइए कि आपके घर में एलपीजी है। जब बिजली होती है तो इंडक्शन चल रहा है, नहीं तो चूल्हा जल रहा है। चाय वाय बनाने के लिए, इमरजेंसी वाले कामों के लिए इंडक्शन है, नहीं तो चूल्हा जल रहा है। तो भारत को इस संकट का मुकाबला एकजुट होकर करना पड़ेगा, ऐसा कल फिर से मोदी जी ने कहा है। और भारत को ये बातें सिखाने समझाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही जागरूक कौम हैं, हम बहुत जल्दी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं नई परिस्थितियों के हिसाब से। और मैंने कहा भारत अपनी बेसिक्स को अभी तक भूला नहीं है, कम से कम ग्रामीण भारत नहीं भूला है। शहरी लोगों को समस्याएं हो सकती है, पर ग्रामीण भारत आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।